नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हर बात में इतिहास का नायक बन जाने, खुद वैसा काम न कर पाने पर किसी नायक की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा देने की मानसिकता को वही समझ सकता है जो छपास रोग को जानता है। पत्रकारिता के भीतर इस रोग की चर्चा ऐसे लोगों के संदर्भ में की जाती है जो हर बात में छपना चाहते हैं। इसे ही छपास रोग कहते हैं। इसी बीमारी का एक इंग्लिश नाम है हेडलाइन सीकर। कुछ ऐसा देखो या करो जो हेडलाइन बन जाए। इस मानसिकता को सबसे सरल और छोटी कहानी में पकड़ा है यशपाल ने। कहानी का नाम है अखबार में नाम। आज के प्राइम टाइम को आप अखबार में नाम और उसके किरदार गुरदास के बगैर नहीं समझ सकेंगे। इस कहानी का पात्र गुरदास चाहता है कि स्कूल से लेकर मोहल्ले में उसके नाम की चर्चा हो और अखबार में उसका जिक्र हो, लेकिन गुरदास क्लास से लेकर जीवन में कुछ बड़ा कर पाने के मामले में पिछड़ जाता है। यशपाल उसकी इस बेचैनी को पकड़ते हुए लिखते हैं कि इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता, सबके सामने अपना नाम पुकारा जाता सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। गुरदास एक बार मोटर कार के नीचे आ जाता है ताकि उसका भी नाम अखबार में आ जाए। अदालत में स्वीकार कर लेता है कि अखबार में नाम छपवाने के लिए मोटर कार के नीचे आ गया था। कहानी में मोटर दुर्घटना का समय जून का महीना है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीके को लेकर जो हलफनामा दिया है वो भी जून का महीना है। अगर आप फ्लैशबैक में जाकर अलग अलग अखबारों और चैनलों में छपी हेडलाइन को देखेंगे जिसमें सरकार ने टीके को लेकर दावे किए हैं, तब पता चलेगा कि सरकार में भी कई गुरदास हैं और उन गुरदासों का एक चीफ गुरदास है। हेडलाइन के जरिए जवाबदेही से बचना कोई गुरदास से सीखे, आई मीन सरकार से सीखे। 13 मई को वीके पॉल और 28 मई को प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि दिसंबर के अंत तक 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। बड़ी बड़ी हेडलाइन छप गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि योग्य आबादी के लिए 186 से 188 करोड़ टीके चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि दिसंबर के अंत तक 108 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। हर जगह यह भी खबर छप गई। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों की कुल आबादी 93-94 करोड़ है। 15 करोड़ लोग कहां चले गए? दो हेडलाइन याद रखना मुश्किल है। 108 करोड़ लोगों को टीका लगाने की हेडलाइन तब आपको कमाल की लगी होगी। 93 करोड़ लोगों को टीका लगाने की हेडलाइन देखकर याद ही नहीं आएगा कि संख्या में कुछ गड़बड़ है। एक पुराना बयान फ्लैशबैक के कोटे से सुना रहा हूं। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है इस सबका उल्लेख उसमें है और कितने आएंगे ये भी लिखा है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। इस बयान को सुनने के बाद सरकार के हलफनामे को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिस दिन प्रकाश जावड़ेकर यह दावा कर रहे थे उस दिन तक सरकार ने केवल 34.6 करोड़ डोज का ही ऑर्डर दिया था और सरकार 216 करोड़ डोज का दम भर रही थी।
उस वक्त हेडलाइन छपी होगी, लेकिन आप देखिए कि इसके लिए भी बहुत मेहनत की जाती है ताकि लगे कि सब कुछ विश्वसनीय है। 13 मई की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक है। बाकायदा एक चार्ट बनाकर बड़े से स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि भारत में दिसंबर के अंत तक 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। एक संख्या के लॉन्च होते ही मंत्री भी 216 करोड़ बोलने लग जाते हैं और चारों तरफ यही हेडलाइन छपने लग जाती है। मेहनत से बनाई गई इस चार्ट में बताया जाता है कि नोवावैक्स, जेनोवा और भारत बायोटेक्स नेजल वैक्सीन से 36 करोड़ डोज मिलेंगे, लेकिन हलफनामे से 36 करोड़ की संख्या गायब हो जाती है। सरकार कहती है कि इनका ट्रायल चल रहा है, तो फिर 13 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संख्या देश को क्यों बताई गई? 13 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 26 जून के हलफनामे तक आते आते कुल 81 करोड़ टीके की संख्या कम हो जाती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत के पास जुलाई तक केवल 51.6 करोड़ डोज ही उपलब्ध है। मई में दावा किया कि कोविशील्ड के 75 करोड़ डोज आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह संख्या 50 करोड़ हो गई, 25 करोड़ घट गई। कोवैक्सीन भी इसी तरह से मई से जून के बीच 55 करोड़ से 40 करोड़ हो जाती है, 15 करोड़ कम हो गई। स्पुतनिक भी 15.6 करोड़ डोज से घटकर 10 करोड़ हो जाती है, 5.6 करोड़ कम हो जाती है। मई में इन तीनों से 145.6 करोड़ डोज मिलने का दावा किया गया था, जो जून में 100 करोड़ पर आ गया। घोटालों को हेडलाइन में जगह मिलती है, लेकिन हेडलाइन में ही घोटाला हो जाए, आप क्या कर सकते हैं? आप तमाम अखबारों और चैनलों पर चले मई के महीने में 216 करोड़ टीके वाली खबर की हेडलाइन निकाल कर देखिए। यह वो समय था जब लोग अपनों के मरने से नाराज थे। विपक्ष सवाल कर रहा था कि सरकार के पास इस वक्त कितना टीका है। सरकार बता रही थी कि दिसंबर में 216 करोड़ टीका आएगा। वही चांद तारा रणनीति, चांद नहीं दिखा तो तारे दिखाओ, तारे नहीं दिखा तो चांद दिखाओ। 24 मई को बार एंड बेंच पर छपी मीरा इमैनुअल की यह रिपोर्ट देखिए। मद्रास हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। वही केंद्र सरकार एक महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में 46 करोड़ डोज घटा देती है। हाई कोर्ट में कुछ तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा है कि 12 मार्च को कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया, जिसकी सप्लाई मार्च से मई के बीच होनी थी। 12 जून तक कोवैक्सीन 2 करोड़ का कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाई। 18 लाख डोज से अधिक की कमी रह गई। यही नहीं, 5 मई 2021 को कोवैक्सीन के 5 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया, जिसे मई से जुलाई के दौरान देना था। अभी तक कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू भी नहीं हुई है। 5 मई को ही कोविशील्ड को 11 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया गया। उसमें से 3.47 करोड़ डोज मिल चुकी है और 7.53 करोड़ डोज बची है, जबकि इसकी सप्लाई मई से जुलाई के बीच पूरी होनी है। इस तरह आप जान पाते हैं कि जितना ऑर्डर दिया गया, कंपनियां पूरी सप्लाई नहीं कर पाईं और टीके का ऑर्डर काफी कम था। तीसरा, अप्रैल के महीने में ऑर्डर ही नहीं दिया गया। सरकार के हलफनामे में जनवरी और फरवरी में 2 ऑर्डर का जिक्र मिलता है। उसकी संख्या भी बताती है कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। उसका लक्ष्य सभी को टीका देने का था ही नहीं। सरकार ने 10 जनवरी से 24 फरवरी के बीच मात्र 6.6 करोड़ डोज का ही ऑर्डर दिया था। 5.6 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन का। मार्च और मई में कुल 28 करोड़ डोज का ऑर्डर करती है सरकार, यानी 5 मई तक कुल 34.6 करोड़ डोज का ही ऑर्डर किया जाता है। इसका मतलब है सरकार 16 से 17 करोड़ लोगों को ही टीका देना चाहती थी। जब सवाल उठने लगे तब वही सरकार 13 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करती है कि 216 करोड़ डोज अगस्त से दिसंबर के बीच मिल जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे से पता चलता है कि 13 मई तक सरकार ने मात्र 34.6 करोड़ डोज का ही ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि अभी तक कुल 108 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया गया है और कुल 186 करोड़ टीकों की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने 5 मई के बाद 2 और 4 जून को 74 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया है। इतना बड़ा ऑर्डर वह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में नहीं देती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि जुलाई 2020-21 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को टीका देने की जरूरत होगी।
मार्च के महीने में भी डॉक्टर हर्षवर्धन यही बात कहते हैं कि सबको टीका देने की जरूरत नहीं है। मार्च के महीने में वे एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले के जवाब में ये बात कहते हैं। Every vaccine doesn't require universal immunization. That's number one. And all these priority groups that have been, you see, set up, like first you decided that you will give it to health workers, then the frontline workers. Now we are giving it to people above 60 or those with comorbidities between 45 and 59. Tomorrow this will further expand. These are all based on opinion of the experts. That's number one. And of the experts, not only in India, but there are guidelines which have been given by the World Health Organization also. आरंभ से ही भारत का लक्ष्य बहुत कम का था, बहुत बड़ा नहीं था। उसके हिसाब से भी मई के महीने तक टीका नहीं था। जब हंगामा होने लगा तब जाकर यह लक्ष्य सबको टीका देने के व्यापक अभियान में बदलता है। By the end of this year, we should be in a position to be able to at least provide vaccines to all our adult population. That's the minimum modest. 2 महीने में डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान बदल जाता है। जाहिर है 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों के लिए टीके की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी, जो समय पर नहीं की गई। आपने अभी स्वास्थ्य मंत्री का मार्च का बयान देखा। अगर समय रहते सबको टीका देने की तैयारी की गई होती तो 2 मई के फाइनेंशियल टाइम्स में सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला को यह बयान नहीं देना पड़ता कि भारत सरकार ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है, इसलिए जुलाई तक कमी बनी रहेगी। जिसकी कंपनी है वो कह रहा था कि सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया है। हलफनामा से पता चलता है कि सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च और मई में सीरम को ऑर्डर तो दिया है, लेकिन बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया हलफनामा बता रहा है कि अदालत, विपक्ष और जनता का दबाव ना पड़ा होता तो सरकार आज जो हर दिन नई वाहवाही की हेडलाइन छपवाना चाहती है वो भी ना छपती और लोग मरते रहते। तो धन्यवाद किसे कहना चाहिए। मई 2021 में सरकार की ओर से नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने देश को बताया कि दिसंबर 2021 तक हमें वैक्सीन की 216 करोड़ 60 लाख डोजेज उपलब्ध हो जाएगी। ये डोजेज हमको 8 वैक्सीन निर्माताओं की ओर से मिलेगी। जून 2021 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ 60 लाख नहीं, मात्र 135 करोड़ डोजेज देश को उपलब्ध होगी और ये डोजेज 5 वैक्सीन निर्माताओं की ओर से उपलब्ध देश को कराई जाएगी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 1 माह में ऐसा क्या हुआ कि जो वैक्सीन की डोजेज मई में 216 करोड़ 60 लाख थी वो जून आते आते 135 करोड़ हो गई। ऐसा क्या हुआ कि 1 माह में 81 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोजेज देश को कम मिल रही है। हम दूसरा सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 1 माह में 81 करोड़ 60 लाख डोजेज की कमी हो गई तो अगले माह क्या ये और कम हो जाएगी? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या मई 2021 में सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य एक तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए दिया गया था? टीका का ऑर्डर कम ही नहीं, बहुत कम दिया गया। अगर टीका होता और मार्च से ही टीका अभियान ने तेजी पकड़ी होती तो इतने लोग नहीं मरते। यही नहीं, दूसरी लहर का कोहराम मचने के बाद सरकार तेजी से ऑर्डर भी नहीं कर रही थी। अप्रैल में कोई ऑर्डर नहीं किया। बीएमसी का एक सर्वे समझने में मदद करता है कि अगर टीके का 1 डोज भी लगा होता तो कम लोग संक्रमित होते और मरते। बीएमसी ने 1 जनवरी से 17 जून के बीच मुंबई में संक्रमित 3,95,427 मरीजों का एक सर्वे किया है। इनमें से पहला डोज लेने वाले मात्र 10,500 मरीज निकले और दूसरा डोज ले चुके मात्र 26 मरीज निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा बता रहा है कि टीके को लेकर सारा जोर बड़े बड़े दावे पर रहा, काम कम बातें अधिक। यशपाल होते तो आज कहते कि सरकार को गुरुदास का रोग लग गया है। हेडलाइन बड़ी लगे इसलिए फिर से तुलना का पैमाना बदल दिया गया है। रविवार को टीका को लेकर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक होती है। बैठक के बाद अचानक से बताया जाने लगता है कि टीके की कुल संख्या के मामले में भारत अमेरिका से आगे निकल चुका है। भारत ने अमेरिका से 1 महीना लेट अपना अभियान शुरू किया और 32.36 करोड़ डोज लगा दिया। सऊदी अरब, मलेशिया और कनाडा जैसे देशों की आबादी से भी अधिक टीका लगा दिया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका सहित तमाम जगहों पर आपने ये खबर देखी होगी। निश्चित रूप से भारत ने 21 जून के बाद से प्रगति की है, उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत का रैंक भी काफी सुधरा है, लेकिन अपने अभियान को सफल होने से पहले सफलतम साबित करने की बेचैनी भी दिख रही है। विचित्र किस्म की तुलना की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार 27 जून तक अमेरिका ने अपनी आबादी के 46% से अधिक लोगों को दोनों डोज दे दिया है। सोचिए, जबकि भारत ने मात्र 4% को ही दोनों डोज दिए हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो टीका देने के मामले में भारत 86वें नंबर पर है और अमेरिका दुनिया में 13वें स्थान पर है। यह बात सरकार ने आपको नहीं बताई, न प्रेस ने। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के वेबसाइट के अनुसार अमेरिका के हर राज्य में 74.4% को पहली डोज लग चुकी है। इस स्टेज पर भारत और अमेरिका की कोई तुलना नहीं है। कनाडा में हर 100 व्यक्तियों पर 93 डोज लग चुकी है। पता है किसी को सरकार के भीतर या बाहर के कुछ पत्रकार इस डेटा को लेकर सवाल उठाएंगे, लेकिन बाकी जस का तस वैसा ही छापेंगे जो दिया जा रहा है। इस तरह आबादी का बड़ा हिस्सा, चाहे वो दर्शकों का हो या पाठकों का हो, एक आधे सच को सच मानकर जीता रहेगा और मरता रहेगा। 12 जून के हिंदुस्तान टाइम्स में छपी इस खबर के अनुसार सरकार ने टीके के लिए तय 35,000 करोड़ के बजट में से मात्र 8,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। यह खबर RTI की सूचना पर आधारित है। विपक्ष इतने दिनों से पूछ रहा था कि 35,000 करोड़ कहां है, क्यों राज्यों को अपने पैसे से टीका खरीदने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिका ने अपनी दवा कंपनियों को निवेश और उत्पादन के लिए 10 अरब डॉलर यानी 74,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के विकास और रिसर्च में एक नया पैसा नहीं दिया है। बिना बात के बात में अमेरिका से तुलना करने की मन की बात ठीक नहीं है। एक जगह सारी खबर नहीं मिलती है और एक खबर में सारी सूचनाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए एक पाठक को अलग अलग जगहों पर छपी खबरों को एक जगह रखकर देखने से ही पता चलेगा कि खबरों के पीछे कोई गुरदास है जो अपना नाम अखबार में छपवाना चाहता है। बिना डेटा से भिड़ंत की तकलीफ उठाए सरकार के दावों और हकीकत तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। हलफनामा पढ़ने से ही पता चलेगा कि जो दावे मई के महीने में किए जा रहे थे और जो अब किए जा रहे हैं उनमें काफ़ी अंतर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि राज्य 15 लाख टीका हर दिन लगा सकता है, लेकिन 3 से 4 लाख टीका ही उपलब्ध है। उसी तरह आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश ने 21 जून को रिकॉर्ड बनाया, लेकिन 22 जून रविवार के दिन 10,000 टीके नहीं लगे। अब वही मध्य प्रदेश रविवार को 10 लाख टीका लगाने का दावा कर रहा है, लेकिन क्या अभी भी हमारा टीका अभियान फूल प्रूफ है? अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। सतना में कातिकराम, कालिंद्री और चंदन को 21 जून वैक्सीनेशन के महाअभियान के दिन टीका लगा, 4 बजे 5-5 मिनट के अंतराल पर। ये थी आम खबर। अब खास खबर ये कि ये तीनों एक ही शख्स हैं, चैनेंद्र पांडे। चौंक गए, असमंजस में पड़ गए, लेकिन ये हम कहाँ कह रहे हैं, सरकार मान रही है। शायद तभी तो ये 3 मैसेज चैनेंद्र जी के मोबाइल पर आए। 5 मिनट के अंदर 3 आते हैं और उसमें नाम भर चेंज है, और जबकि मैंने आज तक किसी प्रकार का टीका अभी मैंने लगवाया नहीं है। भोपाल के टीला जमालपुरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 13 साल के वेदांत डांगरे को भी 21 जून को टीका लग गया। चौंकिए मत, भले ही सरकार कह रही हो कि 18 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगेगा, लेकिन वेदांत के नाम पर भी बाकायदा मैसेज आया है, उनके ही दस्तावेजों का इस्तेमाल भी हुआ है। 21 तारीख को शाम को 7:27 में मेरे पास मैसेज आया कि मेरा बेटा सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड हो गया है कोविशील्ड से, और अभी इसकी उम्र है सर 13 साल, जो कि सर ये अभी वैक्सीनेशन इन लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों का सर। अभी रिसेंटली मैंने नगर निगम में ये सबमिट किए थे इसकी पेंशन के लिए, तो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ये वहाँ से गए हैं। एक और चमत्कार वो ये कि वेदांत 56 साल के हो गए हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता होगा, लेकिन दस्तावेज यही कह रहे हैं। अभी मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, पर मेरे पापा के पास में मैसेज आ गया है कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैं अभी 13 ईयर्स का हूँ। तो जब उसमें जो लिंक दी हुई थी मैसेज में,
तो पापा ने वहाँ से सर्टिफिकेट जब मेरा डाउनलोड करा तो उधर पे मेरे ही डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, मेरे ही बैंक आईडी लगी थी, मेरे ही बैंक अकाउंट लगा था और सारी मेरी डिटेल्स थी। बस उसमें ये था कि मैं 56 ईयर्स का बना दिया गया था मेरे को, और अभी तो लेकिन मैं 13 ईयर्स का ही हूँ। भोपाल में पीजीबीटी कॉलेज रोड में रहने वाली नुजहत सलीम को भी 21 जून को वैक्सीन लगने का मैसेज मिला। उन्हें पेंशन नहीं मिलती, लेकिन पहचान पत्र सत्यापन में पेंशन डॉक्यूमेंट के दस्तावेज दर्ज हैं। मेरे पास ये मैसेज आया 21/6 को और रात में 10:57 PM पे कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो और मेरे वैक्सीन लगी नहीं है अभी। मैं सोच रही थी वैक्सीन लगवाने का, लेकिन अभी मैंने लगवाई नहीं है। ये परेशानी आ रही है ना कि अभी तो मेरे लगा नहीं है, कल मैं लगवाने जाऊंगी तो वो लोग बोलेंगे कि आपके तो वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे कितने लोग हो गए जिनके वैक्सीनेशन कागज पे हो गए? रतलाम में कर सलाहकार प्रेम पांड्या ने स्लॉट तो बुक किया, लेकिन वैक्सीन लगवाने जा नहीं पाए। बावजूद इसके जादू ये हुआ कि वैक्सीन लगवाने का मैसेज आ गया। लेकिन जब मैं शाम को 4 बजे के 4:30 बजे आसपास में SMS आया कि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो आपका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। चूँकि वहाँ गया ही नहीं था मैं, तो मेरा वैक्सीनेशन कैसे हो गया वैक्सीनेशन। फिर मैंने उसका जो पूरा घटनाक्रम था मेरा, भाई मैं गया ही नहीं और मेरा वैक्सीनेशन हो गया, तो मैंने फेसबुक पर डाला इसको सोशल मीडिया के ऊपर। तो फिर नेक्स्ट डे फिर जो है मेरे पास वहाँ से कॉल आया, फिर मैंने जाकर के वहाँ मेरा वैक्सीनेशन करवाया था। ऐसे कितने लोग हो गए? अलग अलग शहरों से उदाहरण देने के बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का कहना है सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसी कहीं कोई होगी तो कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता आप कहाँ से ये बात लेके आए हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। और यदि कहीं इस तरह की जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी। रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस आंकड़े के फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार 13 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, सर्टिफिकेट जारी हो गया, किस प्रकार मृत व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी हो गया और किस प्रकार किसी महिला ने वैक्सीन नहीं लगाई उसे भी सर्टिफिकेट जारी हो गया। इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद बैतूल मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां 47 से अधिक गाँव में एक भी वैक्सीन नहीं लगी है। यह शिवराज सरकार की वैक्सीनेशन अभियान की वास्तविकता बता रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीन महाअभियान जो मध्य प्रदेश का है, जो रिकॉर्ड के दावे कर रहा है, उसकी पोल खोल के रख दी। जो काम मध्य प्रदेश सरकार और उसके मंत्रियों को करना चाहिए, वो काम प्रधानमंत्री को करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 जून को ही वैक्सीन के लिए समा बांध दिया था, लेकिन हमने बताया कि कैसे ऐसी कहानियों के इस रिकॉर्ड के पीछे का रिकॉर्ड संदिग्ध है। यहाँ सजा धजा गुब्बारा फट गया है। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनोत्सव के पहले हफ्ते में पहले ही दिन 21 जून को 17,42,000, 23 जून को 11,43,000, 24 जून को 7,05,000 और 26 जून को 9,64,000 लोगों को टीका लगाकर रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। लेकिन 20 जून को सिर्फ 4,098 टीके लगे थे, 19 जून को 24,700 टीके और 18 जून को सिर्फ 11,742 टीके लगे थे। बाकी दिनों में कम टीके के पीछे सरकार का तर्क है कि वो सिर्फ सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लगाती है। बाकी दिनों का जो आंकड़ा है वो निजी अस्पतालों का होता है। वैसे 19 जून को भी शनिवार ही था जिस दिन सिर्फ 24,000 टीके लगे थे। शायद सरकार ये बात भूल गई। 2-3 उदाहरणों से 2 करोड़ से ज़्यादा टीके लगा चुकी व्यवस्था पर हम गंभीर सवाल नहीं उठा सकते, उठाने भी नहीं चाहिए। लेकिन जब कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बावजूद इसके टीकाकरण को सरकार खुद इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील करे, हेडलाइन हड़पने की मानसिकता से ग्रसित हो, तो फिर ऐसे उदाहरण उसके सामने मुंह बाए खड़े हो जाते हैं, खुद ब खुद गंभीर सवाल उठाते हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, रतलाम से साजिद खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। टीकाकरण जितनी तेज गति पकड़े उतना ही अच्छा है। इसका इंतजाम तो पहले किया जाना चाहिए था। एक तरफ भारत खुद को बड़ा साबित करने के लिए अपने से कम आबादी वाले देशों से तुलना कर रहा है, लेकिन भारत में ही छोटे राज्यों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। सिक्किम की आबादी 6.5 लाख है, वहां पर 61,000 को ही दोनों डोज लगी है। कितना कम है? आबादी का मात्र 9.3%। रत्नदीप की यह रिपोर्ट बताती है कि सिक्किम अभी भी इस महामारी से जूझ रहा है।
पूर्वी हिमालय में बसा छोटा सा राज्य सिक्किम अब भी कोविड की दूसरी लहर की गहरी चपेट में है। हालांकि यहां भी कोविड संक्रमण के नए केस और मृत्यु कुछ कम जरूर हुई हैं, लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं। और ये चिंताएं उत्तर पूर्व के सभी छोटे राज्यों में हैं, जिन पर मीडिया की खास निगाह नहीं पड़ी। 27 जून तक सिक्किम में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से करीब 7 गुना ज्यादा थी। देश की संक्रमण दर जहां 2.81% है, वहीं सिक्किम की 20.8%। मरीजों के ठीक होने की दर देश भर में 95% से ज्यादा है, जबकि सिक्किम में अभी ये सिर्फ 86% है। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में सिक्किम के केस 3 महीने में ही दोगुने हो गए और मौत भी कहीं ज्यादा हुई। The main thing is maximum of the COVID patients who are getting testing positive, they are maximum of them they have got comorbidities. जो रोगी पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से अधिकतर को डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें हैं। इनमें किडनी रोग और कैंसर के भी मरीज हैं जिनके ठीक होने में समय लग रहा है। इलाज में कमी नहीं है, लेकिन कई बार मरीज भी देर से आते हैं। पिछले ही हफ्ते सिक्किम हाई कोर्ट ने एक PIL पर सरकार को साफ कहा कि चुनौती के लिहाज से अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उधर सरकार कहती है कि अधिकतर कोरोना रोगी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकारी व्यवस्था ही सुस्त है। सिक्किम भौगोलिक लिहाज से चुनौती भरा है। हमें लगता है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का सिस्टम काफी सुस्त हो गया है। उत्तर पूर्व के बाकी छोटे राज्यों की तरह सिक्किम में भी 6 मई से लॉकडाउन है। दूसरी लहर इन राज्यों के सामने सिर्फ स्वास्थ्य के मोर्चे पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बड़े संकट की तरह सामने आई है। ये दौर सभी के लिए एक बड़े सबक के तौर पर भी सामने आया है। गैंगटॉक से पंकज के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। प्रेस अगर हलफनामे और पहले के दावे को लेकर अगर ठीक से पहले पन्ने पर छापने लग जाए तो आपको पता चलेगा कि उन 3 महीनों में क्या हुआ, क्यों हुआ। इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि क्या इतने लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। क्या हमने देरी से टीके पर जोर दिया है। एक सवाल उठता नहीं है कि एक नई हेडलाइन पेश कर दी जाती है। आज का गुरदास अखबार में अपना नाम छपवा लेता है किसी न किसी तरह से और आपको मरने के लिए छोड़ देता है। बाकी ब्रेक के बाद। अगस्त 2020 को बेंगलुरु में हुई हिंसा और पुलिस स्टेशन में आगजनी के मामले में 49 लोगों पर UAPA की धारा लगा दी गई, जिनमें से एक 65 साल के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। इनकी पत्नी का कहना है कि उम्र की वजह से इनके हाथ कांपते हैं, लेकिन NIA की चार्जशीट में इन पर एक इनोवा कार को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने इसी इनोवा कार को जलाने के मामले में अपनी चार्जशीट में 4 लोगों का नाम लिया था। ऐसे में इनके वकील का कहना है कि इस बुजुर्ग को नागरिकता कानून का विरोध करने और प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की वजह से फंसाया गया है। तकरीबन 67 साल के कलीम अहमद पर आरोप है कि अपने बेटे और उसके साथियों के साथ उन्होंने ही इस इनोवा कार में पेट्रोल डालकर आग लगाई। मामला 11 अगस्त 2020 की रात बेंगलुरु के केजेहल्ली पुलिस स्टेशन पर हुए हमले और आगजनी का है। एक 67 ईयर ओल्ड कैसे कार को पेट्रोल डाल के जला सकते हैं, और अ पर्सन हु हैज सर्व्ड द गवर्नमेंट फॉर 40 इयर्स, हाउ कैन ही टेक द स्टेप अहेड। परिवार के मुताबिक रात में आगजनी के वक्त कलीम अपने दवाखाने में थे। वहां से कुछ दूर मेन रोड पर केजेहल्ली पुलिस स्टेशन पर भीड़ जमा होने की खबर मिलने पर बेटे को दवाखाने से उन्हें घर लाने भेजा गया। मैं बोली ऐसा, उनके हाथ कांपती, जाको तो मैं जाको खुद बुला ले का जाको को, मैं बच्चे को यहाँ घर से मैं बच्चे को भेजी। में क्यों उनका हाथ कांपता?
वो जो उनको उम्र हो को है ना, एक तो वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, वो भीड़ दिखने से वो एकदम परेशान हो जाके गाड़ी नहीं चला सकते कर वो को मैं क्या करी यहाँ से बच्चे को भेजी जाको बुला ले खाने के वास्ते। केजे हल्ली और डीजी हल्ली पुलिस स्टेशनों पर हुए हमले की जांच कर अपनी चार्जशीट एनआईए ने फरवरी में दाखिल की। इससे पहले इस मामले की जांच राज्य पुलिस ने भी की थी। आरोपी कलीम और उनके बेटे के वकील के मुताबिक इनोवा कार को जलाने के मामले में सीसीबी और एनआईए ने अपनी अपनी चार्जशीट में अलग अलग लोगों को आरोपी बनाया है। उस इनोवा कार को 4 लोगों ने जलाया है। सैयद यासीन, यासर अराफात, मोहम्मद इस्माइल और मुदस्सिर अहमद सन ऑफ मुख्तार अहमद, इन 4 लोगों ने जलाया है। एनआईए क्या कहता है? एनआईए क्या बोलता है? एनआईए ने 21 दिसंबर को इन लोगों को पकड़ा। इसमें क्या है, एक्यूज नंबर 19 को पकड़ा और साथ में उसके बेटे को भी पकड़ा और उनके 2-3 दोस्तों को भी पकड़ा। तो उन्होंने एनआईए ने क्या बताया कि इस इनोवा कार को इन 4 लोगों ने जलाया है। उसमें आई विटनेस ने उनको आइडेंटिफाई किया, ये एक्यूज है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, एनआईए ने बोला ये लोग एक्यूज हैं, और किसी ने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया उनको। एसडीपीआई से जुड़े हुए नहीं है डायरेक्टली, ये लोग एनआरसी सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान एसडीपीआई के प्रोटेस्टों में इन्होंने हिस्सा लिया था। मुजरिम कभी नहीं मानता कि उसने जुर्म किया है, यह अदालत तय करती है। लेकिन यूएपीए जैसे सख्त कानून की धाराएं जब किसी पर लगाई जाती हैं तो अदालत का फैसला आने से पहले ही समाज और कानून की नज़र में वो मुजरिम लगने लगता है, क्योंकि आमतौर पर उसे ज़मानत नहीं मिलती और कई बार ये भी देखा गया है कि लंबे अरसे तक बगैर ट्रायल के उसे जेलों में रहना पड़ता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।